दोस्तों नमस्कार। स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत है। मैं गौरव आज आपके लिए नेशनल पंचायती राज डे के ऊपर पार्ट 2 लेकर आया हूं। पार्ट 1 मैंने आपको कल प्रोवाइड कराया था और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। इसको आप जाकर ज़रूर देखें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका मुझे काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। तो पार्ट 2 हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और हम इसमें देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो पार्ट 2 में हम जो बच्चे टॉपिक कवर करेंगे वो हम करेंगे जीवीके राव कमेटी 1985, एलएम सिंघवी कमेटी 1986, कॉन्स्टिट्यूशन 64th अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, इसके पास हम 73rd और सॉरी इसके बाद हम 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट को देखेंगे और फिर देखेंगे फर्स्ट नेशनल पंचायत राज डे कब मनाया गया इंडिया के अंदर, और फिर लास्ट में हम देखेंगे नेशनल पंचायती राज डे जो राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस 2020 में नरेंद्र मोदी ने क्या क्या चीज़ें लॉन्च करी हैं और क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव हैं। तो ये सारे टॉपिक हम बच्चे कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के टॉपिक को शुरू करते हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो सबसे पहले पार्ट 1 देखिए। पार्ट 1 में बलवंत राय कमेटी और जो अशोक मेहता कमेटी है इसके ऊपर काफ़ी डेप्थ में मैंने बताया है कि पंचायती राज का कैसे इंडिया में शुरुआत हुआ और कैसे राजस्थान के नागौर ज़िले से पंचायती राज की शुरुआत करी जवाहरलाल नेहरू ने, और इस हिसाब से हमने सारी चीज़ें आगे तक देखी हैं। और अशोक मेहता कमेटी की क्या रिकमेंडेशंस थी, तो ये 2 कमेटी मैंने पार्ट 1 में बनाई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, काफ़ी हर एग्ज़ाम में, चाहे आप किसी भी लेवल के एग्ज़ाम में बैठते हैं आप, तो हर लेवल के एग्ज़ाम में वहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेगी। तो पार्ट 2 में हम इन सारे टॉपिक पर आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं और चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। तो बिना किसी देरी के चीज़ों को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है बच्चे आपके पास जीवीके राव कमेटी। तो जीवीके राव कमेटी में क्या चीज़ें देखी गई इसको हम सबसे पहले समझते हैं। तो जीवीके राव कमेटी 1985 में लॉन्च की गई, 1985 में लॉन्च की गई। और आपको पता होना चाहिए 1985 में उस टाइम जो सरकार थी वो देश में राजीव गांधी की सरकार थी और 7th 5 ईयर प्लान के दौरान इसको लॉन्च किया गया। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो जीवीके राव कमेटी ने रिकमेंड करी, वो रिकमेंड करी कि द जिला परिषद शुड बी द पाइवोटल बॉडी फॉर द स्कीम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, है ना। तो जीवीके राव कमेटी ने सबसे पहले बताया कि जो जिला परिषद है वो मेन बॉडी होनी चाहिए, है ना। स्टेट के लेवल पे काम ना होके हम चीज़ों को और छोटे लेवल पे लेके जाएं, हम जिला लेवल पे जाएं और जिला ही जो है वो मेन बॉडी होनी चाहिए पंचायत के लिए, ठीक। तो सबसे जो मेन जो चीज़ थी इस कमेटी की वो क्या थी कि इस कमेटी ने डिस्ट्रिक्ट को डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन का पोल माना, है ना। तो जो ये वाली लाइन है आप इसको पढ़िए, द जीवीके राव कमेटी, जो जीवीके राव कमेटी थी, was the view of making the district as the pole of democratic decentralization, है ना। तो डिस्ट्रिक्ट को एक आधार माना, जिले को एक आधार माना कि इस लेवल पे सारे डिसीजन लिए जाने चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने एक सुझाव दिया कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की एक पोस्ट का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि जिला परिषद का जो सीईओ होगा, मतलब जो सारे फैसले लेगा वो कौन लेगा, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर लेगा। ये एक पोस्ट एक सृजित की जाए जो कि जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर का मतलब राज्य विकास कमिश्नर। तो राज्य विकास जो कमिश्नर है वही सारी चीज़ें देखेगा, जितने भी डिस्ट्रिक्ट में जो डेवलपमेंट कार्य होंगे वो सारी चीज़ें वही देखेगा, उसी के एंड से सारी चीज़ें लागू होंगी। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जीवीके राव कमेटी में कि उन्होंने जिला परिषद को ही पोल माना सेंट्रलाइजेशन का, डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन का, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास आया कि एलएम सिंघवी कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दी। तो एलएम सिंघवी कमेटी एक साल बाद ही लागू की गई, एलएम सिंघवी कमेटी। तो एलएम सिंघवी कमेटी जो थी
उन्होंने क्या बोला कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होंगे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो होंगे उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए, मतलब उनको किसी आर्टिकल के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी जाए, एक स्टेटस दिया जाए उनको, ठीक है। अब तक किसी कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात नहीं की थी, ठीक है। तो जब सारी चीज़ें देखी जा रही थी कि इससे पहले हमने जैसे बच्चे ये पढ़ी GV राव कमेटी, तो ये कमेटी के रिकमेंडेशन को लागू नहीं किया गया, इसको पास नहीं किया गया। फिर एक साल बाद LM सिंघवी कमेटी बनी 1986 में, और यहाँ पर इस सिंघवी कमेटी को बनाने का जो एक मेन मोटिव था कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन थे, पंचायती राज जितने भी इंस्टीट्यूशन थे, वो अपना काम सही से नहीं कर रहे थे, मतलब उसमें कॉन्सेप्ट का अभाव था, क्लियर कॉन्सेप्ट का अभाव था, एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल विल। जो लोग थे जिनको अपॉइंट किया गया था, उनके अंदर कोई विल नहीं था जनता की सेवा करने का, लैक ऑफ रिसर्च की कमी थी, और इवैल्यूएशन एंड मॉनिटरिंग, ये सारी चीज़ें हैं। तो LM सिंघवी कमेटी ने सबसे पहले ये सुझाव दिया कि जो पंचायत है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए। पंचायत को क्या दिया जाए बच्चे? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए, और इसके लिए ये सबसे पहली कमेटी बनी। दिस वॉर द वर्चुअली द फर्स्ट कमेटी आफ्टर डेकेड्स द इंडियाज एक्सपेरिमेंट्स विद डिसेंट्रलाइजेशन विच फाउंड द ग्राम सभा एज द इनक्रेनेशन ऑफ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी, कि ग्राम सभा का आयोजन किया जाए, ठीक है, जिससे जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी से, डायरेक्ट लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ सकें, कि पंचायत का भी चुनाव होना चाहिए एक अच्छे लेवल पर और एक कॉन्स्टिट्यूशन दायरे के अंदर, मतलब इसको चुनाव आयोग अपने अंतर्गत चीज़ों को सारी चीज़ें देखे, ठीक है। तो सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस था वो देने की कोशिश की गई LM सिंघवी कमेटी के द्वारा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन, ठीक है, और काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया, किस कमेटी ने पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिलाने की बात कही। तो LM सिंघवी कमेटी ने बात कही। इसके बाद जब ये कमेटी के सुझावों को देखा गया तो सरकार ने इसको एक्सेप्ट किया, और वो 64वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लेकर आई, और इन्होंने लोकसभा में बिल पास किया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को एक कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया जाए। और लोकसभा से बिल बच्चे पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में ये बिल पास नहीं हो पाया, ठीक है, राज्यसभा में बिल पास नहीं हो पाया। तो 64वां अमेंडमेंट बिल एक तरह से लागू नहीं हो पाया। आप इस तरह से इस चीज़ों को समझ सकते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 86 में इसकी चर्चा तो हुई सबसे पहली बार, लेकिन इसको लागू नहीं कराया जा सका सरकार के द्वारा, ठीक है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया 73वां और 74वां, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये 92 में आया 1992 में। तो 73 और 74th अमेंडमेंट एक्ट आया, और इस अमेंडमेंट एक्ट को लेकर आए 10 सितंबर 1991 को बाय G वेंकट स्वामी के द्वारा ये लेकर आया गया, लोकसभा में पेश किया गया, और यह बिल लोकसभा के द्वारा 22 दिसंबर 1992 में पास करा लिया गया, और राज्यसभा में यह बिल पास कराया गया दिसंबर 23 को 1992 में। तो 22 दिसंबर 1992 को ये लोकसभा में पास हुआ, और 23 दिसंबर 1992 को ये राज्यसभा में पास हुआ। और जैसे ये बिल पास हुआ, तुरंत जो 17 स्टेट असेंबली थी इस बिल को उन्होंने एक्सेप्ट किया, और ये बिल पूरे देश में लागू हुआ 73वें अमेंडमेंट एक्ट की तरह 1993 में लागू हुआ। ये बिल पास कब हुआ? 92 में, और लागू कब हुआ? 1993 में। और कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। ये ही डेट आपको याद रखनी है, क्योंकि चूंकि ये जो अमेंडमेंट एक्ट था 73वां और 74वां वो पंचायती राज से संबंधित था, है ना। 73वां एक्ट जो है वो पंचायती राज से संबंधित है, और 74वां जो है वो आपका जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उससे संबंधित है, ठीक है।
तो इसीलिए 24 अप्रैल को ये एक्ट पूरे देश में लागू हुआ। इसीलिए जो नेशनल पंचायत राज दिवस है वो पूरे देश में 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है। लेकिन चूंकि इसका मतलब ये नहीं है बच्चे कि ये एक्ट 93 में लागू हुआ पूरे देश में, तो हम पंचायती राज दिवस जो है वो 93 से ही मनाते आ रहे हैं। नहीं, हम पंचायती राज दिवस सन 2010 से मनाते आ रहे हैं। वो चीज़ मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और अगर समझ में आए तो वीडियो को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें और अपनी यूज़फुल कमेंट ज़रूर दें। और इस चीज़ को हम आगे समझने की कोशिश और करते हैं। इसको थोड़ा डेप्थ में लेकर मैं चलता हूँ। जैसा कि 73वां अमेंडमेंट एक्ट मैंने आपको बताया कि 24 अप्रैल को लागू हुआ 1993 में, और चूँकि 24 अप्रैल जो था एक लैंडमार्क था पंचायती राज का इंडिया के अंदर, कि इसको एक कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिला था। तो इस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 9 जोड़ा गया। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा भाग जोड़ा गया? भाग 9 जोड़ा गया, जिसमें पंचायत की बात की गई है। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में कितने पार्ट हैं, कितने भाग हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो ये आपको कमेंट करना, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैंने पूछा है, तो इसको आपको कमेंट करना है। तो चीज़ों को और देखते हैं कि पार्ट 9 जोड़ा गया जो कि पंचायत से रिलेटेड था, और 9th ए जोड़ा गया जो कि म्यूनसिपाल्टी से रिलेटेड था। और ये जो 9th ए है बच्चे, ये 9th ए 74वें अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया। तो 73वें अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा पार्ट 9th जोड़ा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, और 74वें अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा पार्ट 9th ए जोड़ा गया। तो जो पार्ट 9 था, जो 9वां भाग है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पंचायत को दिखाता है, उसमें पंचायत की बात की गई है। और जो 9th ए है जिसमें, उसमें म्यूनसिपाल्टीज़ की बात की गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद जो 73वां अमेंडमेंट था वो रूरल लोकल गवर्नमेंट के लिए था, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। और जो 74वां अमेंडमेंट था वो बनाया गया अर्बन लोकल गवर्नमेंट, नगर पालिका के लिए। तो ये चीज़ याद रखनी है हमें। 73वां अमेंडमेंट एक्ट रूरल लोकल गवर्नमेंट, जो गांव के स्तर पे लोकल गवर्नमेंट होती है, और अर्बन लोकल गवर्नमेंट 74वां अमेंडमेंट एक्ट, मतलब जो शहरी लोकल गवर्नमेंट है, लोकल सरकार है, नगर पालिकाओं के लिए 74वां अमेंडमेंट एक्ट 1993 में लागू हुआ। तो पास कब हुआ? लोकसभा राज्यसभा से 92 में, और जब पूरे देश में लागू हुआ 93 में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको डिटेल में समझाई। तो हम बच्चे चलते हैं कि सबसे पहला जो पंचायती राज डे है वो कब मनाया गया। तो सबसे पहला पंचायती राज डे 24 अप्रैल को ही मनाया गया 2010 को। मनमोहन सिंह उस टाइम प्रधानमंत्री थे। तो सबसे पहला पंचायती राज डे 24 अप्रैल 2010 को मनाया गया बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह द्वारा ये डिक्लेयर किया गया। और ये पंचायती राज डे जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज मनाती है, और वो कुछ ना कुछ चीज़ें पंचायती राज के लिए इस दिन लागू करती है, ताकि हमारी जो देश की जो सबसे लोकल गवर्नमेंट है, सबसे निचले स्तर पर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसका विकास हो सके और लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि कोई भी चुनाव होता है तो मोस्ट प्रोबेबली 60% ही चुनाव पढ़ते हैं, लोग अपना वोट का जो इस्तेमाल करते हैं 60 से 65% ही करते हैं। तो आज भी लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था से काफ़ी हद तक दूर हैं। ठीक है, तो चीज़ें सुधर रही हैं डे बाय डे, जैसे कि गवर्नमेंट हर साल कुछ ना कुछ नई चीज़ें लेकर आती है और लोगों को एम्पावर करती है वोटिंग सिस्टम से जुड़ने के लिए। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? और नेक्स्ट स्लाइड कहती है कि भाई नेशनल पंचायती राज डे 2020। तो ये इस वीडियो का सबसे लास्ट स्लाइड रहने वाला है, और हम इस चीज़ को समझते हैं कि पंचायती राज डे 2020 जो है मतलब आज का प्रेजेंट टाइम पे इस डे पर क्या चीज़ें सरकार द्वारा लागू की गई हैं, और चूँकि ये करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ज़रूर लें
और वीडियो को कोशिश करें, मैं बार बार आपको एम्पावर करता हूं कि इसको पूरा देखने की कोशिश करें हमेशा। तो बिना किसी देरी के इस चीज़ को भी समझते हैं कि 24 अप्रैल 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज डे के ऊपर एक पोर्टल लॉन्च किया है। ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च किया है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है, स्वामित्व स्कीम लॉन्च की है। और ये स्वामित्व स्कीम के तहत जो गांव में लैंड डिस्प्यूट रहते हैं, लोगों को ज़मीन को लेकर जो लोगों के बीच में वाद विवाद रहते हैं, इसको कम करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो शुरुआती दौर में इस स्वामित्व स्कीम को सिर्फ 6 राज्यों में ही लॉन्च किया जा रहा है। और आपके नॉलेज के लिए एक पॉइंट ऐड किया है कि हमारे इस टाइम देश में जो गांव की संख्या है वो 6,62,766 है, और जो डिस्ट्रिक्ट है वो 734 ज़िले हैं हमारे इस पूरे देश में। तो स्वामित्व स्कीम अभी फ़िलहाल सिर्फ 6 राज्यों में ही लागू की जा रही है। और इस स्कीम के तहत जो रूरल इंडिया है, जो गांव का इंडिया है, उसको ड्रोन टेक्नोलॉजी के तहत जोड़ा जाएगा, जिसमें 3 इंस्टीट्यूशन काम करेंगी। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज काम करेगी, स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट काम करेगा, और स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो काम करेगा। तो ये तीनों इंस्टीट्यूशन मिलकर काम करेंगे, और जो लोगों के बीच में ज़मीन के लेकर वाद विवाद है उसको सुलझाने की कोशिश की जाएगी, और ड्रोन टेक्नोलॉजी से भी इसकी मैपिंग की जाएगी लोगों के ज़मीन की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें की जाएंगी, और ये सबसे पहली बार 6 राज्यों में लागू की जा रही है ये स्कीम, स्वामित्व योजना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वामित्व योजना किन 6 राज्यों में लागू की जा रही है। तो ये लागू की जाएगी बच्चे उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में। तो कहाँ कहाँ लागू की जा रही है भाई? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड उत्तराखंड। ठीक है, तो इन 6 राज्यों में इसको लागू किया जाएगा, और फिर बाद में इसको एक्सटेंड किया जाएगा पूरे देश के अंदर। ठीक है, तो इस स्कीम में सबसे मेन जो चीज़ है कि इसमें जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है किसानों के बीच में, लोगों के बीच में, विलेजेस में, उसको सुलझाने की कोशिश की जाएगी, और सबको उनके ज़मीन का एक पर्टिकुलर कागज़ मुहैया किया जाएगा, मतलब एक सर्टिफिकेट मुहैया कराया जाएगा कि ये बंदा उस ज़मीन का ऑनर है। इससे क्या होगा, इससे वो पर्सन उस ज़मीन पर लोन वगैरह भी ईज़िली उठा सकते हैं। तो ये अगर इसको सही से इम्प्लीमेंट कराया गया पूरे देश में तो काफ़ी अच्छी स्कीम रहने वाली है, और लोगों के कई डिस्प्यूट इसमें सुलझ जाएंगे बहुत ही ईज़िली वे में। और जो एक पोर्टल लॉन्च किया गया है सरकार के द्वारा, ई ग्राम स्वराज पोर्टल, तो इसके तहत क्या किया जाएगा? इसके तहत सरकार का ये कहना है कि जितने भी ग्राम सभाएं हैं या ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें हैं, वो सब अपना एक वेबसाइट बनाएं और अपने गांव को इंटरनेट से जोड़ने की कोशिश करें। तो एक सोशल मीडिया पर भी पंचायत को ले जाने की कोशिश है, जहां पर कई सारी स्कीम्स आती हैं और लोगों को पता नहीं रहता है। तो सारी चीज़ें अगर सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होंगी तो एक भ्रष्टाचार भी कम होगा इस स्कीम से। तो काफ़ी अच्छी स्कीम है ये सरकार की। और हम अब ये देखते हैं कि कल के दिन 24 अप्रैल 2020 के दिन सरकार जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है उसने बेस्ट परफॉर्मिंग पंचायत के लिए क्या क्या पुरस्कार, क्या क्या अवार्ड्स की घोषणा की है। तो यहाँ पे कुछ अवार्ड्स की भी घोषणा की गई है सरकार के द्वारा। जैसे सबसे पहला अवार्ड है बच्चे दीनदयाल उपाध्याय पंचायत शक्तिकरण पुरस्कार। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत शक्तिकरण पुरस्कार, तो ये सबसे पहला अवार्ड है। तो इस अवार्ड के तहत जो 3 लेवल की जो पंचायत हैं उनको अवार्ड दिया जाएगा। किसी भी थीमेटिक, जनरल थीमेटिक कैटेगरी में अवार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। 3 लेवल पंचायत का मतलब जैसे ग्राम पंचायत है, मंडल परिषद है,
मतलब ब्लॉक लेवल पे है ना, और पंचायत समिति है, पंचायत समिति या मंडल परिषद एक ही चीज़ है, और जिला परिषद है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो 3 चीज़ें हैं, ग्राम पंचायत, ठीक है, विलेज लेवल पे, मंडल परिषद, ठीक है, या पंचायत समिति कह सकते हैं ब्लॉक लेवल पे, और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ये तीनों लेवल पर जो पंचायत या जो भी गवर्नमेंट अच्छा काम करेगी तो उसको एक अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है, तीनों लेवल पे अगर कुछ अलग हट कर वो चीज़ें को करते हैं। दूसरा अवार्ड है बच्चे नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार। तो नानाजी देशमुख जो पुरस्कार है वो विलेज लेवल पर दिया जाएगा, ठीक है, विलेज लेवल पर दिया जाएगा ये पुरस्कार, और ये जो दीनदयाल उपाध्याय पंचायत पुरस्कार है तीनों लेवल पर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने देखा जो तीसरा पुरस्कार है बच्चे, तीसरा पुरस्कार ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान GPDP अवार्ड जो है वो दिया जाएगा ग्राम पंचायत को पूरी कंट्री में, कि कौन सी ग्राम पंचायत अपने पंचायत को कितना डेवलपमेंट कर पाई है, कितना अच्छी तरह से चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाई है। इसके बाद जो पुरस्कार की घोषणा की गई है ई पंचायत पुरस्कार, ई पंचायत पुरस्कार के अंतर्गत ये देखा जाएगा कि कौन सी पंचायत अपने आप को इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है, जोड़ रही है सोशल मीडिया से चीज़ों को, ठीक है। और सबसे लास्ट जो पुरस्कार है चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत पुरस्कार, कि ग्राम पंचायत को चाइल्ड फ्रेंडली बच्चों के लिए बनाया जाए कि बच्चे उससे आकर्षित हों और बच्चे पर्यावरण से जुड़ें। तो ये टोटल 5 पुरस्कार की घोषणा की गई है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो रहने वाली हैं करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चे यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और लॉकडाउन का भरपूर फ़ायदा उठाइए और वीडियो को पूरा देखिए। मैं बार बार एनहांस करता हूँ इस चीज़ को, वीडियो को पूरा देखें और घर पे रहें और चीज़ों को एनालाइज करें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।